गुड इवनिंग ऑल इन वन। वेलकम बैक। आज आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट चेंज कैसे है। आज हम जो थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे उससे अलग हट के थोड़ा सा टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक लॉजिक रीजनिंग है। तो हम आज इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। आप सब सोच रहे होंगे कि ये आज एकदम से अचानक कैसे चेंज। तो ये जो हमारा JRF नेट का जो लेवल 1 का पेपर है उसमें ही एक पोर्शन है लॉजिक रीजनिंग का, तो जिसको हम आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए लेट्स डिस्कस द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस द सम क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग। Now move to the first question. We read the question. The following question is based on diagram. The following question is based on the diagram given below. If the two big circles represent animals living on soil and those living in water, and the small circle stand for the animals who both live on soil and in water, विच फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग दैम। देखिए यहाँ पे अभी फर्दर हम आपको एक इमेज दिखाएंगे जिसमें कि यहाँ पे टू बिग सर्कल्स होंगे जो एनिमल्स को सॉइल और वाटर दोनों में ही जो लिविंग रहते हैं लैंड पर और वाटर में। एक्वेटिक एनिमल्स एंड लैंड एनिमल्स के बारे में दो बिग जो है सर्कल्स वो शो किए जाएंगे, और जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो आपको ये शो करेगा कि वो जो एनिमल्स हैं वो बोथ में लैंड एंड वाटर दोनों में कैसे हैं, एम्फीबियंस टाइप्स हैं, है ना, दोनों में रह सकते हैं। तो ये देखते हैं, लेट्स डिस्कस द पिक्चर। तो हमें इसमें से ये बताना है इन फोर पिक्चर्स में से कौन सी वाली करेक्ट है, राइट। हमें पता है जैसे कि टू बिग सर्कल जो है वो सॉइल और वाटर दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो स्मॉल वाला जो है वो बोथ के लिए है, दोनों के लिए, लैंड एंड सॉइल के लिए है, बोथ के लिए है, लैंड एंड वाटर दोनों के लिए है ना। तो हमें इस पिक्चर से ये बताना है कि कौन सी वाली पिक्चर जो है वो हमें शो कर रही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसा हमें पिक्चर लेना है, ऐसा हमें शो करना है कि टू बिग सर्कल सॉइल एंड वाटर के लिए है और ये दोनों के लिए है, तो ये दोनों को जॉइंट करता हुआ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो ये वाली पिक्चर हमारे लिए नो है। नेक्स्ट बी की तरफ मूव करते हैं। तो बी में हम जब देख रहे हैं, अभी हमने क्या किया, इसमें ये जो सर्कल है दोनों, ठीक है ना, बी वाला सर्कल है, तो इसमें ये मान लीजिए सॉइल के लिए कर रहा है, ये वाटर के लिए कर रहा है, और ये बोथ के लिए कर रहा है ना, ये बोथ को कर रहा है। तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है इसका? बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सॉइल वाला जो सर्कल है वो वाटर वाले सर्कल में इंक्लूड हो रहा है, दोनों आपस में मिक्स हो रहा है। फिर उसमें जो छोटा वाला सर्कल है, स्मॉल सर्कल है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये वाला भी नो है। थर्ड वाला देखिए, सी वाला, इसमें भी अभी सॉइल वाले में ही स्मॉल सर्कल को कर दिया, यानी सॉइल में ही लैंड और वाटर दोनों के एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी नो है। बचता है थर्ड। दिस इज़ अ राइट आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आप देखिए सॉइल एनिमल को शो कर रहा है बिग सर्कल, और ये वाटर एनिमल को सर्कल जो है शो कर रहा है। बट अब ये देखिए जो स्मॉल सर्कल है वो दोनों के लिए है, क्योंकि जैसा हमें पता ही है। तो देखिए ये दोनों को ही कनेक्ट करे हुआ है, यानी कि आधे जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो लैंड यानी सॉइल के हैं, और जो आधे जो हैं वो वाटर के हैं। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है डी वाला वो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर जो है हमारा डी बिल्कुल भी सही है। तो हम ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। या आंसर डी इज़ राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। Of the following statement, there are two statements, both of which cannot be true, but both can be false. देखिए इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, जो क्या हैं वो स्टेटमेंट्स
दोनों ही क्या हो सकते हैं, ट्रू तो नहीं हो सकते, बट दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, मतलब दोनों गलत हो सकते हैं बट सही नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते। तो उन स्टेटमेंट को पहले हमें रीड करना होगा, हम रीड करके ही उसको आंसर दे पाएंगे कि आंसर उसका क्या है। विच आर दिस टू स्टेटमेंट्स हम पढ़ लेते हैं कि कौन से टू जो है हमारे रॉन्ग और फॉल्स हो सकते हैं, है ना। ट्रू नहीं हो सकते कोई भी टू, मगर फॉल्स हो सकते हैं। तो रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मशीन्स मेक नॉइज़। बात भी ठीक है, मोस्टली जो मशीन्स होती हैं अधिकतर वो नॉइज़ करती हैं। सम मशीन्स आर नॉइजी, कुछ मशीन शोर करते हैं। नो मशीन मेक नॉइज़, सम मशीन आर नॉट नॉइजी। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, इसको आप केयरफुली रीड कर लीजिए और आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था पहला वो था ऑल मशीन मेक नॉइज़। क्या ये ठीक है? लग तो सही रहा है ना। सब मशीन आर नॉइजी, कुछ मशीन नॉइजी होती हैं। नो मशीन मेक नॉइज़, कोई भी मशीन नॉइज़ नहीं करती है। या सब मशीन आर नॉट नॉइजी। तो इनमें से हमें कोई भी 2 ऑप्शंस को चूज़ करना है, जिसमें ऑप्शन ए है ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड, बी में है थर्ड एंड फोर्थ, सी का है फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी का है सेकंड एंड फोर्थ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? लेट्स चेक द आंसर। आंसर में है आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। दैट मीन्स कौन सा हमारा करेक्ट है? सी वाला, यानी कि ऑल मशीन्स मेक नॉइज़, सभी मशीन्स जो है नॉइज़ करती हैं, ऐसा हो सकता है। और थर्ड वाला नो मशीन मेक नॉइज़, कि कोई भी मशीन नॉइज़ नहीं करेगी। देखिए मशीन्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ मशीन्स रियली बहुत नॉइज़ करती हैं जब वो वर्किंग करती हैं, और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो बिना नॉइज़ के भी क्या करती हैं, वर्क करती हैं, है ना। समान एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। स्विंग मशीन, तो स्विंग मशीन जो है बहुत ज़्यादा ही जो नॉइज़ करती है। बहुत सारी मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन है हमारे यहाँ जो हम यूज़ करते हैं, और ग्राइंडर्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, बहुत नॉइज़ करते हैं। बट सम टाइप्स ऑफ मशीन्स दे आर नॉट मेक अ नॉइज़, वो नॉइज़ नहीं करती हैं। तो हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड वाला, वो ठीक होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumptions A and 1 and 2। एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, उसके 2 assumptions हैं। फर्स्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 पे गिवन होगा। एन assumption इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। जो assumption है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग assumptions एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज implicit in the statement। what is the meaning of implicit का मतलब होता है नहीं, मतलब कि जो assumption है, जो स्टेटमेंट है, उसके जो assumption है वो उसके स्टेटमेंट में ही दिए हुए हैं, है ना। तो देखिए हम इसको रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, वी नीड नॉट वरी अबाउट एरर्स बट मस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर एरर्स। हमें अपनी जो गलतियां हैं उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, बट उनसे सीखना चाहिए, उन गलतियों से सीखना चाहिए। तो ये तो ट्रू है भाई, ऐसा तो होना चाहिए कि हमें उनसे परेशान होने की बजाय हम क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आगे अगर हम सक्सेस होना है और आगे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली हमें अपने एरर से सीखना चाहिए। तो ठीक है, हम अब इसके एजम्पशंस को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, ठीक है। एजम्पशंस उसके क्या क्या हैं? नंबर 1, एरर्स में टेक प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आउट सर्टेन वर्क। एरर्स में टेक प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आउट सर्टेन वर्क। जब हम किसी काम को करते हैं तो वहाँ पे एरर्स होती हैं। वी आर केपेबल ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ एरर फ्री वर्क। ये वाला तो ठीक है, सेकेंड वाला, कि अगर हम एरर फ्री वर्क चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने वर्क में, तो पास्ट में जो हमने एरर की है उनको सीख कर हम अपने काम को बेनिफिशियल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली assumption 2 इज इम्प्लिसिट, आइदर assumption 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, बोथ आर assumption आर इम्प्लिसिट। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर दीजिए आप लोग।
आंसर डी इज़ द राइट आंसर। बोथ आर अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट। दोनों ही क्या होंगे, आंसर ठीक होंगे। देखिए एक बार हम इसको और रीड करते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट था वो यही था कि हम जो है गलतियाँ करते हैं तो गलतियों से हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अजम्पशन जो थे वो था एरर मेक प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आउट सर्टेन वर्क। जब हम किसी काम को करते हैं तो एरर्स होना बहुत ही मामूली बात है, ये भी हो ही जाता है। हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ सबसे होती हैं। वी आर केपेबल ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द पास्ट। हम इतने केपेबल हो जाते हैं, अगर हम किसी गलती से सीखते हैं तो इतने केपेबल हो जाते हैं कि अपने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनसे बेनिफिट करके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एरर फ्री वर्क हो जाता है। तो इसी बेसिस पे कि इनके जो दोनों ऑप्शन हैं बोथ आर अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट, ये दोनों ही यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। The questions below is followed by two arguments numbered 1 and 2. Decide which of the argument is strong and which is weak. यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। ABCD हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। लेट्स रीड। शुड द प्रेस एक्सरसाइज सम सेल्फ रजिस्टेंस। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, बट ये ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी, ये डी, इस तरीके से चलेगा। शुड द प्रेस एक्सरसाइज सम सेल्फ रजिस्टेंस। यस। दे शुड नॉट पब्लिश न्यूज़ आइटम विच में इंसाइट द रीडर टू indulge in wrong practice. इंसाइट मीन्स उत्तेजित होना, इंडल्ज मीन्स पढ़ना। मतलब कि अगर हम किसी एक्सरसाइज में सेल्फ रेस्ट्रेंट करते हैं किसी चीज़ को, तो क्या हमें पब्लिश न्यूज़ जो आइटम है उसको बहुत ही मतलब कि इंसाइड द रीडर टू इंडल्ज द रॉन्ग प्रैक्टिस, तो उनको रॉन्ग प्रैक्टिस के थ्रू बहुत जल्दबाजी में इस काम को कर लेना चाहिए। सेकेंड इज़ नो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टू प्रेजेंट द ट्रूथ इरिस्पेक्टिव। नो, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रेस की कि उस रिप्रेजेंट ट्रूथ को इरिस्पेक्टिवली ट्रूथ को रिप्रेजेंट करे ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, नहीं करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। ओनली वन द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, नाइदर आर्ग्यूमेंट वन और नॉर आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज strong, or D, both are arguments 1 and 2 are strong. Take a take a minute and think about that कि कौन सा हमारा करेक्शन हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओनली वन द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। रीड करते हैं इसको दोबारा। हमारा जो वन वाला स्टेटमेंट है वो ठीक है। दे शुड नॉट पब्लिश न्यूज़ आइटम विच में इनसाइड द रीडर इंडल्ज इन रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस है, कोई भी गलत न्यूज़ दे रखी है तो हमें उसको जो है ऑब्वियसली पब्लिश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आर्गुमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड है। Study the argument and the inference drawn from that argument given below carefully. Argument: anything that goes up definitely falls down, helicopter goes up. आर्ग्यूमेंट ये है कि सब कुछ क्या है, डेफिनेटली फॉल्स डाउन, या नीचे की तरफ फॉल डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो हेलीकॉप्टर भी गिर जाएगा। ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है। भाई ये आर्गूमेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता है न्यूटन का एक लॉ है कि जो भी चीज़ ऊपर से गिराई जाती है वो ऑब्वियसली नीचे ही आ जाती है, मतलब अर्थ की तरफ जो है फॉलन हो जाती है। ये यूनिवर्सल जो है ट्रुथ है। तो इसी बेसिस पे एक आर्गूमेंट दे रखा है कि गोज़ डेफिनेटली क्या होगा, कुछ भी नीचे आ जाएगा तो हेलीकॉप्टर को भी नीचे आ जाना चाहिए। ये उनका क्या है, एक आर्गूमेंट है। तो जो इंटरफेरेंस है उसको हम रीड करते हैं। सो द हेलीकॉप्टर विल डेफिनेटली फॉल डाउन। तो डेफिनेटली हेलीकॉप्टर कैसा होगा, वो नीचे गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन द इंटरफेरेंस ड्रॉन फ्रॉम द आर्गूमेंट? ए इज़ वैलिड, बी इनवैलिड, डाउटफुल, लॉन्ग ड्रॉन, वन। तो इसका आंसर ये होगा भाई, हेलीकॉप्टर की बात अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उनको जो है
पायलट जो है उनको चलाते हैं। उनको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हैंडल करने के लिए पायलट होता है, मशीन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको हैंडल कर लेती हैं, जो उनको गिरने नहीं देती हैं। बट अगर हाँ उसको डेफिनेटली अगर इस तरीके से छोड़ दिया जाए उसको ऊपर से, तो वो डेफिनेटली नीचे आके गिर जाएगा। बट यहाँ पे हेलीकॉप्टर की बात हो रही है कि हेलीकॉप्टर एक मशीन है जिसको क्या है गवर्न किया जाता है सम पायलट्स के थ्रू, और बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे फ्यूल्स हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका आंसर होगा लॉन्ग रन वन। मतलब कि ये जो चीज़ है बहुत समय लेगी ऐसा करने में। तो आंसर डी इज़ हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो ये इसलिए ऐसा है कि अगर हम हेलीकॉप्टर को एज इट इज़ ऐसे छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो नीचे आके गिरेगा। बट ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्यूल है जो इसी काम के लिए उसमें डाला गया है। और एक और कुछ मशीनरीज हैं जो इसी के लिए वर्क कर रही हैं। तो ये काम वर्क होगा बट थोड़ा सा समय ले लेगा, इसलिए लॉन्ग रन वन इसका मतलब ही यही है, बहुत लंबा समय लेने वाला है लेने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नाउ नेक्स्ट मूव द डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है इसमें हमको एक डाटा दिया रखा है कुछ स्टूडेंट्स का, जिसको हमको रीड करके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 4 students W, X, Y, Z appeared in 4 papers 1, 2, 3rd and 4th in a test। एक टेस्ट है जिसमें कि स्टूडेंट्स के नेम है W, X, Y, Z जो अपीयर हुए थे। उनके 4 पेपर हुए हैं 1, 2, 3, 4 एक टेस्ट में। दे स्कोर आउट 100 आर गिवन बिलो। उनको 100 में से मार्किंग की गई है। ये इनकी क्या है, एक लिस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स की। ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनके पेपर्स हैं 4, और आउट ऑफ 100 इनको ये ईच पेपर्स में मार्किंग दे रखी है। ए का मतलब अपसेंट है, ये स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपसेंट है। तो इसी की बेसिस पे क्या है, हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। लेट्स मूव द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, which candidate has secured between 60 to 65% mark in aggregates। अब हमें ये बताना है कि कौन से उसमें जो है कैंडिडेट एग्रीगेट करते हैं 60 से 65% मार्क्स को एग्रीगेट कर रहे हैं। तो हमको उसके लिए ये देखना पड़ेगा। ये तो देखिए, अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि एग्रीगेशन किस में ज़्यादा है। तो इनका हमें टोटल कर लीजिए पहले, 60 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 55। तो इनका जो पूरा टोटल आ रहा है वो आता है हमारा 241। एंड जितने ही मार्क्स गिवन है, 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 60.2 समथिंग जो है हमारा एग्रीगेट इसका आ रहा है। यही हमें बताना था कि 66 अब किसका आ रहा है ना, 62 65। तो इसका तो 60.2 आ गया, ये हमने निकाल लिया। और का देख लेते हैं, इसमें एक अपसेंट है ना, 59 प्लस 43 प्लस 51। इसमें वो मीन मीडियम मोड वाला जो है फॉर्मूला हमको लगाना है। तो इसमें जब हम 59 प्लस 43 प्लस 51 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 173। और क्योंकि पेपर तो कितने हैं, 4 है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 4 4 जा 16, कैरी 1 बचा, और 4 3 जा 12, फिर 1 बना तो 0.2 जा 8। लमसम इसका जो आ रहा है 43.20। ठीक है ना, इस तरीके का आंसर आएगा। अभी हम इसकी बात करते हैं, इसमें भी एक अपसेंट है। 74 प्लस 71 प्लस 65, ये लगभग इसका आंसर आएगा 210। इसको 4 से जब डिवाइड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8.20। इसका आएगा लगभग 52.20। जेड वाले की बात करते हैं, जेड स्टूडेंट्स की। इसका जो हम ऐड करेंगे 72 प्लस 76 प्लस 68, इसका लमसम आएगा 216। इसको 4 से करेंगे तो 5 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 54% आएगा।
तो हमसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 60 to 65% का सिक्योर मार्क्स एग्रीगेशन बताना था। तो डब्ल्यू वाला जो आंसर होगा वो हमारा ठीक होगा, करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अभी पूछा गया हु हैज़ ऑब्टेन द लोएस्ट एवरेज इन एग्रीगेट। अब पूछा सबसे लोएस्ट कौन सा था। अभी हमने जो ऊपर जो टेबल देखी थी उसमें डब्ल्यू के 62.0 थे, है ना, डब्ल्यू के थे, एक्स के 43 पॉइंट समथिंग थे, 20 थे, वाई के 52 पॉइंट समथिंग थे और जेड के 54 पॉइंट समथिंग हमने पॉइंट निकाला था, है ना। तो इसमें सबसे लोएस्ट पूछ रहा है तो लोएस्ट हमारा हो गया एक्स, यानी कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। डाटाबेस क्वेश्चंस हैं, इनको हम अपनी की जो टेबल है उस पर ही एक बार सॉल्व कर लेंगे सभी, तो हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑब्टेन द हाईएस्ट एवरेज। हाईएस्ट एवरेज किसका था, तो ऑब्वियसली हमने जब निकाला तो हाईएस्ट एवरेज डब्ल्यू का ही था, जिसका जो परसेंट है वो 60.2% आया था, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच पेपर द लोएस्ट मार्क वर ऑब्टेन द कैंडिडेट्स। इसमें पूछा है सबसे लोएस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्किंग, सबसे लोएस्ट मार्किंग किन कैंडिडेट्स की थी। तो देखिए 2 की थी, एक तो थी हमारी एक्स की, है ना, इसमें 54 पॉइंट समथिंग था, और वाई की थी जिसमें 52 पॉइंट समथिंग था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यहाँ पर 2 जो थे हमारे वो क्या थे, 2 कैंडिडेट्स जिनके लोएस्ट मार्क उन्होंने ऑब्टेन किए थे। विच कैंडिडेट हैज़ सिक्योर्ड द हाइएस्ट परसेंटेज इन द पेपर अपीयर्ड। कौन सा कैंडिडेट ऐसा था जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क सारे एग्जाम्स में क्लियर किए थे। तो देखिए हम इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें 60, 81, 55 था, एक्स के 59, 43, 51, वाई के 74, 71, 65। अगर कैंडिडेट जेड की बात करें, स्टूडेंट जेड की बात करें, तो उसके 72, 76, 68 इन सभी से सबसे ज़्यादा मार्किंग जो थी सारे सब्जेक्ट्स में वो जेड की थी। तो मैं हाँ मार्किंग ही पूछा सबसे हाईएस्ट मार्किंग किसकी थी, तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्किंग किसकी है, जेड की है। तो ये जो था हमारा डाटाबेस क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेके रिप्रेजेंट होंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कुछ डाउट्स हों तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।